तारीख है आज 28 मई और ये तारीख आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। क्यों दर्ज हो गई है? क्योंकि आज लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है, उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले विधि विधान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया। न केवल संसद भवन का उद्घाटन किया बल्कि जिस सिंगोल को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही थी, उस सिंगोल का भी विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उसे आज लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित कर दिया गया। और हम तमाम ये जो आयोजन हुआ है, इससे जुड़ी तमाम बातें हम करेंगे, तमाम पहलुओं पे। इस सफर में मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव भी मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं वैभव राज शुक्ला। अनंत, देखिए आज का जो दिन है बहुत खास है क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया गया और इस अवसर पर आपको बता दें विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख हैं वो वहां पर मौजूद रहे। ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिली। 6 तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। किस प्रकार सुबह सुबह उन्होंने पहले बापू को श्रद्धांजलि दी, तमाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। आप देखिए ओम बिरला भी उनके साथ कदम ताल करते नजर आए। पहली तस्वीर में किस प्रकार से नई संसद भवन की इमारत आपको देखने को मिल जाएगी। आप जबकि देखेंगे 5वीं तस्वीर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन में उन्होंने आहुति दी। और 6ठी तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग अनंत, क्योंकि देखिए इसमें देखने को मिलेगा आपको कि साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया है सिंगोल को। जी बिल्कुल, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस किस्म का आयोजन हुआ है धार्मिक अनुष्ठान के साथ किसी बड़े प्रयोजन की दृष्टि से। आपको बताया कि नया संसद भवन जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी थी और रिकॉर्ड समय में यह बनकर तैयार हुआ है और इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। भारत की इंजीनियरिंग का कमाल है। और एक और बात, सबसे अहम बात है यहां पर इस पूरे नए संसद भवन को लेकर आपको बता दें कि कोशिश यह की गई है कि इस नए संसद भवन के निर्माण में देश के हर हिस्से को शामिल किया जाए। पत्थर कहीं से आया है, किसी राज्य से आया है। जो बांस का प्रयोग किया है वो किसी राज्य से आया है। महाराष्ट्र से लकड़ी आई है। इसके अलावा कालीन आया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो ऐसे तमाम जगह से, अलग अलग जगहों से यहां पर सामान लगाया गया इस संसद भवन में। तो पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सिंगोल की स्थापना भी की। इस कार्यक्रम के लिए कल ही तमिलनाडु में चेन्नई के धर्मपुरम अधिनम के 21 संत दिल्ली पहुंचे। उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधिनम के महंत ने मंत्रोच्चारण के बीच सुनहरा सिंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा। संतों ने मोदी को एक विशेष तोहफा भी दिया। वैभव, बिल्कुल, हमारे साथ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मेहमान दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। दिवाकर जी, सबसे पहले निश्चित तौर पर ये सिर्फ बहुत नमस्कार आपको। और ये तो बिल्कुल आज का दिन बहुत ऐतिहासिक भी है, शुभ भी है। और ये सबसे पहले आपसे एक सवाल जो पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, एक ऐसा कहा जा सके कि शुभ शुरुआत हो गई है आज से? जी नमस्कार। और पूरे देशवासियों के लिए यह बहुत स्वर्णिम समय है और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को ये नए संसद भवन की ढेर सारी बधाई। देखिए बहुत सुंदर संयोग यह है, सबसे पहली बात कि सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है। दूसरी बात 28 तारीख है और एक अंक बनता है। एक अंक सूर्य का प्रतीक है, सूर्य राजा का प्रतीक है, सूर्य राजतंत्र का प्रतीक है। तो जब कोई सत्ता, चूंकि पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में राज के जो सत्ता है उसका स्थानांतरण हो रहा है, तो जो ये राजदंड का स्थानांतरण इस मुहूर्त में हो रहा है, निश्चित तौर पर बहुत सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थिति है और जो टाइमिंग है वो बहुत सुंदर है। जैसे सुबह जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब भी चौघड़ियां चल रही, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ लाभ चौघड़ियां जब आरंभ हुआ तो राजदंड, जो दंड है वो सिंगल है, उसका स्थानांतरण हुआ, उसका स्थापना हो रहा। यह भी बहुत सुंदर संयोग है लाभ चौघड़िया में। इसका मतलब है कि आने वाला जो भारतवर्ष है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा इस नए संसद भवन के साथ में। एक बार पुनः सभी लोगों को बधाई, पूरे राष्ट्र को बधाई, विश्व के सभी लोगों को बधाई। मैं आता हूं दिवाकर जी आपके पास। सीधे हम रुख करना चाहेंगे शैलेश तिवारी जी का भी, जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, ये जो राजदंड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, इसको राजदंड भी कहा जाता है, इसे धर्मदंड भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसका संबंध हमारे जो ब्रह्म ज्ञान की जो परंपरा है उससे भी जुड़ा हुआ है और ये हमारे न केवल एक सियासत के अंदर सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है
बल्कि हमारे धर्म में भी इसका खासा महत्व है। तो इसके महत्व के बारे में हमें बताएं कि आखिर कैसे ये जो प्रतीक है, क्या संदेश ये राजदंड देता है। जी धन्यवाद अनंत जी। राजदंड की प्रथा अनादिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन चोल राजा ने जिस प्रकार राजदंड की स्थापना करके, और चोल राजा जो है वह बहुत बड़े शैव के बहुत बड़े ज्ञानी उपासक थे, भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे, और उन्होंने नंदी को अपने इस राजदंड पर स्थापित किया। और जो नंदी जो है वह ज्ञान के प्रतीक है, नंदी जो है वह न्याय के प्रतीक है, और नंदी की शक्ति आप समझ सकते हैं, जो स्वयं भगवान शिव को धारण किए, जो स्वयं भगवान शिव के वाहन को बन करके चलते हैं, ऐसे महाशक्ति नंदी को इस राजदंड पर स्थापित किया गया है। यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास फिर से नए तरीके से गढ़ा जाएगा। जो सत्ता का हस्तांतरण है वह अंग्रेजी शासन से हमारा जो है भारत की स्वतंत्रता का हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक जी, इसको सत्ता हस्तांतरण के तौर पर अगर हम सियासी नजरिए से इसको समझें तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसको देखा जाता है, इसको न्याय के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है, इसको निष्पक्षता के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इससे यह भी होता है कि जो विधि की जो स्थापना है उसके तरीके से भी देखा जाता है। ये राजा को न्याय का अधिकार भी देता है, ये साथ ही साथ ये अंकुश भी लगाता है कि राजा पर भी धर्म का अंकुश रहेगा। लेकिन आज के संदर्भ में इसको हम समझें तो इसकी स्थापना क्या संदेश दे रही है, भारत के संदर्भ में इसको हम समझे तो इसकी स्थापना क्या संदेश दे रही है? देखिए अनंत जी, बहुत ही सुखद और गौरव की बात है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि एक कदम बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा जो भारतवर्ष है, सनातन धर्म जो है वह सबसे बड़ा धर्म है। इस आज का जो उद्घाटन समारोह में 12 धर्मों के धर्माचार्यों ने जिस तरह अपने अलग अलग मंत्रों को उच्चारण किया, अलग अलग प्रार्थना का उच्चारण किया, और सबसे ऊपर सनातन धर्म यज्ञ अनुष्ठान की जो पद्धति है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नौवीं तिथि का मिश्रण 28-5 यानी 1 और 5 यानी सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग का जो प्रतीक दिखाता है, यह निश्चित तौर पर सनातन धर्म का एक बड़ा सही तरीके से स्थापना कर बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, और साथ ही साथ ये भी अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत उत्सुकता है उनके मन में कि किस प्रकार के वैदिक मंत्रोच्चार का वहां पर पाठ किया गया, किस प्रकार का हवन किया गया। एक बात जो आपने हाईलाइट की कि सारे धर्मों के जो लंबी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका किस प्रकार से योगदान रहता है। अगर हम आकाश की बात करें, अगर हम आध्यात्म के लिहाज से समझने की कोशिश करें, एक आंगन तले अगर सारे धर्मावलंबी एक जगह उपस्थित होते हैं तो सारे धर्माचार्य एक जगह आकर के अपने अपने तरीके से उच्चारण करते हैं प्रार्थना सभा का। कोई अलग मंत्र बोलता है, कोई अलग मंत्र बोलता है। ओवरऑल सबका एक ही सार है, शांति का प्रतीक का, न्याय का प्रतीक का, भारत के उत्थान का, और सभी ने भारत के उत्थान की कामना की। भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत जो है वह विश्व गुरु बने। जैसे भारत पहले विश्व गुरु था, और भारत का जो विस्तार था वह इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा से लेकर कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, ये सब भारत का अंग था। भारत खंडे आर्यावर्ते, जो भारत खंड था वह आर्यावर्त बहुत विस्तार था। इस प्रकार भारत की समृद्धि हो, भारत की शक्ति में वृद्धि हो, और फिर से भारत एक सशक्त राष्ट्र बने और सनातन राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी कामना हमारी भी है। आते हैं शैलेश जी आपके पास, हम सीधे दिवाकर जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। दिवाकर जी, वैसे अभी हाल फिलहाल की अगर डिस्कोर्स की हम बात करें, चर्चा की हम बात करें, तो सेंगोल को चोल राजाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसके इतिहास में अगर हम और जाते हैं तो इसका जिक्र गुप्त वंश में भी देखा जाता है, इसका जिक्र मौर्य वंश में भी देखा जाता है, इसका जिक्र हमारे वैदिक काल में भी देखा जाता है। वहां पर भी राजदंड की, धर्मदंड की बात कही गई है। अगर हम और गहराई से इसका अध्ययन करें तो इसका जिक्र महाभारत के शांति पर्व में भी इसका जिक्र आता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उस समय भी
राजदंड वहां पर उनको दिया गया था प्रतीक के तौर पर, राजसत्ता के प्रतीक के तौर पर। तो अगर हम इस राजदंड के नजरिए से देखें तो हमारी जो पूरी परंपरा रही है, भारतीय दर्शन रहा है, वो एक प्रकार से राजदंड ये स्थापित करता है कि शासक चाहे कोई भी हो, वो धर्मानुसार शासन करेगा, वो निष्पक्षता के साथ शासन करेगा, वो न्यायप्रियता के साथ शासन करेगा और वो अपनी कर्तव्यपरायणता के साथ शासन करेगा। उस शासन में अनुशासन भी होगा और उसका पालन भी होगा। जी, जैसे इसको अगर हम ग्रही रूप से भी जोड़ें कि देखिए, वैदिक कालीन व्यवस्था से वैदिक काल में जितनी भी व्यवस्थाएं रही हैं, सब में राजदंड की व्यवस्था रही है। राजा के पास एक राजदंड रहता था जिसका मूल उद्देश्य रहता था कि जनता की सेवा, जनता के लिए, और जो भी राज्य व्यवस्था है वो सही ढंग से संचालित हो सके। और इसका जो निर्माण किया गया है, जो ग्रही दृष्टिकोण से देखा जाए तो चांदी पर सोने का लेयर चढ़ा रहता है। चांदी जो है चंद्रमा का प्रतीक है और सोना बृहस्पति का प्रतीक है। दोनों का जब सम्मिश्रण करते हैं तो गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होता है। साथ ही साथ सूर्य के तिथि पर एक अंक के साथ में इसका स्थानांतरण हो रहा है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और सूर्य, साथ ही साथ वर्तमान में शनि अपने स्वराशि में विद्यमान है, तो शनि की भी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत की कुंडली पर विचार किया जाए तो वहां भी ग्रहों की स्थिति बड़ी मजबूत बनी हुई है। तो जो गज केसरी का अर्थ हुआ कि राज व्यवस्था बहुत ही संयमित एवं अनुशासित तरीके से संचालित। बिल्कुल पंडित दिवाकर जी, साथ ही साथ एक और बात अगर आप समझा सकें दर्शकों को कि देखिए, अगर आपने जो ग्रहों की बात करी, आपने चंद्रमा की बात करी, सूर्य की बात करी, अगर हम मुख्य दौर को समझना चाहें, संसद भवन के नए परिसर को अगर हम वास्तु के हिसाब से समझना चाहें या ज्योतिष के हिसाब से समझाना चाहें तो देखिए, जो वास्तु के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो ये बौद्धकालीन जो वास्तुकला है उस पर आधारित है, परंतु इनकी जो स्थापत्य देखा जाए, अगर आप बहुत दूर से देखते हैं तो कहीं न कहीं गौमुखाकार हो रहा है। और गौमुखाकार में जो भी लोग रहते हैं, जो भी लोग योजनाएं बनाते हैं, वह समृद्धि कारक होता है, उन्नति कारक होता है, प्रगतिशील स्थिति बनती है। तो इसका जो भले ही त्रिकोणीय स्थिति है, लेकिन एक रूप से अगर आप देखें तो जैसे गोला, पीछे जो गोलाकार का बना हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे तो जो मेन गेट है उससे लिया जाएगा तो ये गौमुखा आकार का दिख रहा है। तो गौमुखा आकार में जो भी कार्य होता है, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो लोग भी निवास करते हैं, रहते हैं, उनका अभ्युदय होता है, उनका उत्थान होता है, उनकी प्रगति होती है। साथ ही साथ जब वो स्वस्थ रहेंगे और सच्चे मन से, सही मन से राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे तो आम जनमानस पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रगति होगी राष्ट्र की। तो वास्तुकला का भी बहुत ही सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है, इसमें संदेह की बात नहीं है। ग्रहों के आधार पर भी, वास्तु के आधार पर भी, और साथ ही साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ का जो इसका आरंभ है, यह निश्चित तौर पर नए भारत का निर्माण करेगा, नए हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा, एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा, इसमें संदेह की बात नहीं। मैं शैलेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। शैलेश जी, जब भी कोई नई आकृति आती है, उसमें अपने आकार लेती है, कोई भी नई चीज आकार लेती है, तो चारों तरफ खुशी का माहौल होता ही है। और आज जिस रूप में नए संसद भवन को पूरे देश ने देखा है, उसको समर्पित किया गया है, इसका संदेश पूरी दुनिया में क्या जा रहा है? इस नए संसद भवन के जरिए पूरी दुनिया में भारत का कैसे जयघोष आप देखते हैं? देखिए आनंद जी, मैं तो एक ही दृष्टि से देखता हूं, जैसे ही राजदंड की स्थापना होती है, यह हमारा वैदिक संस्कृति का उत्थान का प्रतीक माना जाता है, यह वैदिक संस्कृति का स्थापना का प्रतीक माना जा रहा है, यह हिंदू राष्ट्र का एक कदम बढ़ता हुआ, हिंदू राष्ट्र के साथ साथ सभी धर्म का सम्मान। और चूंकि जो विपक्षी लोग हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारे सनातन परंपरा रही है कि सब लोग का सम्मान करना और सनातन को एक बृहद आकार देना। तो आज जिस तरह का जो हुआ सनातन धर्म का उत्थान, और जिस तरह संसद भवन का उद्घाटन के समय वैदिक मंत्रों का जयघोष हुआ, और यह जो त्रिकोण आप देख रहे हैं, यह त्रिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का प्रतीक है। यह त्रिकाल संध्या का प्रतीक है, और यह त्रिकोणात्मक जो है वह पूरी ऊर्जा का संचय कराएगा, यह पूरी दुनिया में सनातन का जयघोष करेगा। यह त्रिकोण
जो दिया गया है, जो आकार जो दिया गया है पार्लियामेंट का, यह अपने आप में बहुत बड़ा ओम शक्ति का ऊर्जा का संचार, प्रणव मंत्र का ऊर्जा का संचार, जी यह वैदिक सनातन धर्म का उत्थान का संचार देता है। आता हूं शैलेश जी आपके पास। भारत दिवाकर सशक्त जी का, राष्ट्र के जी रूप में दिवाकर जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, ये जो सिंगोल की आज स्थापना हुई है, अब जैसे संसद भवन के आकार को लेकर भी शैलेश जी ने बताया कि इसमें भी एक संदेश छुपा है, और वो संदेश इस भारत के जयघोष से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति के जयघोष से जुड़ा हुआ संदेश है। मैं आपके पास आना चाहता हूं, वो सेंगोल की अगर हम बात करें तो सेंगोल में कहा जा रहा है कि एक एक चीज, उसका एक एक प्रतीक जो है, एक संदेश अपने में छुपाए हुए है। सेंगोल एक गोलाकार उसके ऊपर है, उसके ऊपर नंदी विराजमान है। गोलाकार को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, और नंदी को अगर हम देखें तो नंदी धैर्यवान, धैर्य का भी प्रतीक है, नंदी स्थिरता का भी प्रतीक है, तो एक नंदी निष्पक्षता का भी प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि जो स्पीकर का आसन है उसके पास ही सेंगोल को स्थापित किया गया है, क्योंकि स्पीकर जब लोकसभा में बैठते हैं तो वो भी निष्पक्षता का ही प्रतीक होते हैं। कहा जाता है कि स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं। तो ये तमाम संदेश इस सेंगोल में एक इसके माध्यम से देने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर देखिए, एक नंदी जो है वो धैर्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक भी है, क्योंकि नंदी कभी भी अन्याय की स्थिति नहीं आने दी है। जब भी अन्याय हुआ तो उसके विरुद्ध खड़ा हुए हैं वो। तो कहीं न कहीं नंदी का संबंध अगर आप देखते हैं तो न्याय से हो गया। और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो भी सभा के अध्यक्ष होते हैं, उनका मूल कर्तव्य होता है निष्पक्ष तरीके से न्याय करना। एक न्यायाधीश के रूप में वो स्थापित होते हैं, क्योंकि वो किसी के पक्ष की बात नहीं करते। तो नंदी का जो स्वरूप स्थापित किया गया है, स्थिरता से समन्वय स्थापित करते हुए, सबकी बातों का ध्यान रखते हुए न्याय करना। साथ ही साथ देखा जाए तो गजकेसरी से बना उसके ऊपर स्थापित किया गया है। इसका मतलब है कि जो राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसका समन्वय स्थापित हो, वो भी बिल्कुल सुगम चलना चाहिए। बिल्कुल पंडित दिवाकर जी, इसका विशेष तौर पर प्रावधान किया गया। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जीएनटी की खास पेशकश आप देख रहे हैं। तो हर देशवासी के लिए आज खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए कि भारतीय लोकतंत्र जिसकी एग्जाम्पल, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, आज उस लोकतंत्र को नया मंदिर मिला है, और वो है हमारा नया संसद भवन, जिसका आज विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया। उसी से जुड़ी, उस कार्यक्रम से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न केवल नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, बल्कि सेंगोल की विधिवत स्थापना भी की गई। खास बात यह थी कि तमाम धर्मों के जो धर्माचार्य थे इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे सेंगोल को पीएम को सौंपा गया। उसके बाद पूरे श्रद्धाभाव के साथ, उस सेंगोल के साथ पीएम मोदी संसद भवन में दाखिल हुए। संसद भवन में दाखिल होने के बाद उसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया, और इस सेंगोल के सामने पीएम मोदी ने दंडवत होकर उसे प्रणाम भी किया। और इस मौके पर आपको बता दें कि जो अधिनम है, यानी कि जो मठ है तमिलनाडु के, 21 मठों के पुजारी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा अलग अलग धर्मों के धर्माचार्य वहां पर मौजूद थे, और सबने मंगल गान किया, शुभ गान किया, और इस शुभ मौके पर यही प्रार्थना की कि भारत का इस्तकबाल हमेशा ऐसे ही बुलंद रहे, भारत का लोकतंत्र हमेशा ऐसे ही बुलंद रहे, और भारत की ख्याति चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही होती रहे। इस मंगल कामना के साथ आज सेंगोल की स्थापना की गई, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। वैभव। बिल्कुल ठीक है आनंद। और देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सर्वधर्म स्वभाव का जो मिसाल है वो देखने को मिली। और उस अवसर पर आपको बता दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समेत तमाम धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो वहां पर प्रार्थना सभा में शरीक हुए, और देश की खुशहाली, अमन, चैन के लिए तमाम दुआएं मांगी गई। देखिए, उद्घाटन समारोह का दूसरा चरण दोपहर आपको बता दें 12 बजे से शुरू होगा, और इसकी शुरुआत जो है राष्ट्रगान से होगी। इसके बाद 2 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं कि किस प्रकार से जो देश की अखंडता है, जो प्लूरलिज्म है, जो एक सांस्कृतिक हमारी आजादी है, जो तमाम इतिहास हम समेटे हुए हैं, उसकी तस्वीरें आज हमको देखने को मिली हैं, जिसको जाहिर करती हुई ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। और आपको बता दें कि दूसरे
तौर पर जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी उसमें शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जो हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे और इसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष का संबोधन होने जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें जताती हैं कि हमारे देश की विरासत क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है। ये देश जो है संप्रभु है, संपन्न है। तो इन तस्वीरों के जरिए आपने देखा कैसे अलग अलग धर्मों के धर्माचार्यों ने इस शुभ मौके पर शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को दी और दुआ की कि भारत का इस्तकबाल ऐसे ही बुलंद रहे। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कार्यक्रम का पहला हिस्सा संपन्न हुआ, अब दूसरे हिस्से की तैयारियां मुझे लगता है वहां पर शुरू हो गई होंगी। दूसरे हिस्से में क्या खास आकर्षण रहेगा? और देखिए, दूसरे हिस्से का जो कार्यक्रम है वो संसद भवन के अंदर होगा और वहां पर 11:30 के आसपास जो है दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे राष्ट्रगान के साथ ही आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लेकिन हम उन संत महात्माओं के साथ इस वक्त मौजूद हैं जो तमिलनाडु से अधीनम मठ है वहां से यहां पर पहुंचे हुए हैं और सारे संत महात्मा जो हैं वो रुके हुए हैं अशोका होटल में। यहां आप देखिए कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले बस के जरिए अशोका होटल में पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल समर्पित किया और उसके बाद उस सेंगोल की स्थापना जो है वो किया गया संसद भवन के अंदर। लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी है उस कुर्सी के बगल में उस सेंगोल को स्थापित किया गया। तो यहां आप देखिए कि सारे जो संत और महात्मा हैं जो कि वहां के अधीनम मठ से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के भी काम कर रहे हैं। அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரசை ஆன சொன்மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வரானே நமதே ஆன சொன்மா அரசாழ்வர் ஆனே நமதே. That's meaning 1947 Sengol in put in the Parliament. Prime Minister Jawaharlal Nehru. Tamil Veda Devaram. जी 1500 years ago. Jnana Sambandar. Sing a song. Today Prime Minister. ஆன சொல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர், அரசு என்றால் கிங், அரசாழ்வர் ஆணை நமதே. चलिए जितेंद्र, आप अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे एक सवाल और हम करना चाहेंगे यहां पर कि जी आप लोगों ने सेंगोल समर्पित किया। जी ये देखिए, तमिलनाडु के अलग अलग अधीनम से पूरा 21 अधीनम को यहाँ इनवाइट किया गया है। तो 21 अधीनम ने पूरा सेंगल की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इसको प्रधानमंत्री को सौंपा है। फिर बाद में संसद में हमने सभी ने देखा है। तो ये जो टीम हमारे साथ दिख रही है इसको बोलते ओदवार बोलते हैं। तो ये लोग जब संगाल की जो पूजा होती है तो मंत्रोच्चार और जो गीतों का गायन कार्यक्रम जो होता है ये पूरा ओदवार टीम करती है। और हमारे साथ देख रहे होंगे एक नादस्वरम की भी टीम है जो उसका नाद मतलब बजाना वगैरह जो गीत गाना वो गाते हैं। उसके साथ ये जो 21 अधिनम्स आए हैं ये अधिनम्स पूरा उनको विधिवत पूजा करते हैं जहां गंगा जल के उनकी पवित्रीकरण किया गया है। उसके बाद इसको फिर प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। तो ये सारा हम संसद में अच्छी तरह से देखे हैं ये कार्यक्रम। तो संसद के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। अगर आप जी जितेंद्र ये और बताएं कि ये जो अधिनम के पुजारी यहाँ पर आए हैं, अधिनम के जो महंत यहाँ पर आए हैं, उनके साथ जो टीम यहाँ पर आई है, क्या कार्यक्रम के पहले हिस्से तक इनके जो कार्यक्रम थे वो थे या कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में भी ये अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे? देखिए, कार्यक्रम का जो पहला हिस्सा था उस हिस्से में ये लोग मौजूद थे। सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास ये लोग संसद भवन के अंदर पहुंचे और उसके बाद वहां पर पूरा कार्यक्रम हुआ, हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद सेंगोल को स्थापित करने की पूरी वैदिक प्रक्रिया को अपनाया गया। और आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से ये तमाम लोग जो कि अधीनम मठ से पहुंचे हुए हैं वो वैदिक ऋचाओं को किस तरीके से प्रस्तुत संगीत के जरिए ये लोग करते हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग तमिलनाडु से पहुंचे हुए हैं और
जो 21 ऋषि मुनि तमिलनाडु से आए हुए हैं, वो तमाम ऋषियों के साथ ये वाद्य यंत्र लेकर के पहुंचे हुए हैं और अधीनम मठ में जो शिव जी की मूर्ति है, वहां पर नंदी की जो मूर्ति है, वहां पर इस तरीके से ये लोग पूजा पाठ करते हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, और तमाम लोक कलाएं भी हमको देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर एक बार आप पुनः दर्शकों को समझा दें कि दूसरे क्रम में 12 बजे से जब शुरुआत होगी तो किस प्रकार का आयोजन होगा, सिलसिलेवार तरीके से अगर एक बार आप संक्षिप्त में समझा देते हैं। आप सुन पा रहे हैं जीतेंद्र? तो देखिए तमाम तस्वीरें जितेंद्र आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तमाम लोक कलाएं भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ हमारे 2 और मेहमान साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप शैलेश जी, एक सवाल जो बार बार अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो तमाम ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसकी बात आप ब्रेक से पहले कर रहे थे, उसको अगर आप समझा सके तो। जी वैभव जी, अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखते हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो कर्क लग्न जो है वह स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं जी। सूर्य जो है वह वृषभ राशि में है और दशम में राहु, गुरु और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं। अगर हम बात करते हैं शनिदेव का तो शनिदेव अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं, खुद के घर यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। केतु जो है वह चतुर्थ भाव यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं और सिंह राशि, चंद्रमा जो है वह सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि जो है जिसका स्वामी जो है वह सूर्य होता है और सूर्य जो है वह सत्ता शासन का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है जी, यह जो लग्न और मुहूर्त है, ऐसी स्थिति में भारत का जो एक नए तरीके से उदय हम कह सकते हैं कि भारत का जो नए तरीके से नया पार्लियामेंट मिला है, नया संसद मिला है, इसका उदय, सूर्य का उदय होना यानी शक्ति की वृद्धि होना जी। और सूर्य जो है वह विशेष रूप से सत्ता शासन में जो है वह दूसरे पर हमेशा हावी रहता है, यानी भारत की शक्ति में संवर्धन का, शक्ति में वृद्धि का। आचार्य जी एक बात और आप अगर समझा दें तो कि आपने जैसा कि जिक्र किया नया संसद भवन है, नया परिसर है, तो अगर इसका क्या मनोदशा पर भी असर पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी का संचार होगा सांसदों के बीच में? बिल्कुल वैभव जी, जो नया संसद है, संसद भवन है, जो त्रिकोण रूप में बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती और माँ दुर्गा, ये त्रिशक्ति का प्रतीक जो बना है, जो नए पार्लियामेंटेरियन आएंगे उनके अंदर भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और नए तरीके से कार्य करने के लिए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए और देश के प्रति समर्पण के लिए कार्य करने के लिए शक्ति मिलेगा। और जिन लोगों ने विरोध किया है, कहीं उनके मुख से निकला हुआ आता हूं शैलेश जी आपके पास, मैं आता हूं, मैं सीधे रुक करना चाहूंगा दिवाकर जी का। दिवाकर जी, किसी भी देश की यात्रा में चुनौतियां आती हैं और अगर हम नए संसद भवन को ही देखें तो चुनौती काल में ही इसकी नींव पड़ी थी और उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। अब क्या यह माना जाए कि चुनौतियों को जिस तरीके से हमने हैंडल किया, जिस तरीके से चुनौतियों पर पार पाई, एक नई विकास के पथ पर आगे बढ़ने का समय आ चुका है और उसका उद्घोष इस नई संसद के जरिए हो रहा है, उसका प्रकटीकरण इस नई संसद के जरिए हो रहा है? जी निश्चित कहा जाएगा। और देखिए, जब भी शनि स्वराशि में जाते हैं और कुंभ राशि में जाते हैं जी, तो स्वतंत्र भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करवाते ही हैं। तो अभी वर्तमान में शनि स्वराशि में विद्यमान है। जो स्वतंत्र भारत की यदि कुंडली को हम देखते हैं तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। तो वृषभ लग्न के हिसाब से देखा जाए तो राज्य के कारक हैं शनिदेव, स्वराशि में विद्यमान होकर के नए संसद भवन में अपने सत्ता का, अपने पूरे राजतंत्र का, राजदंड का जो स्थानांतरण करवाए हैं वह नए कीर्तिमान की तरह होगा। पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। देखा जाए जो ग्रहों की स्थिति की बात हो रही है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सिंह राशि का उदय हो रहा है, सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण हो रहा है और सिंह राशि के हिसाब से दशम भाव में
सूर्य विद्यमान है और सूर्य दशम भाव में दिग्बल की स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो राजा के बल को बढ़ा देते हैं, जो राजतंत्र के व्यवस्था को बढ़ा देते हैं, अर्थात जो लोकतंत्र हमारा है वो बहुत मजबूत होगा, जो शासन व्यवस्था मजबूत होगी। चूंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी होकर के दशम में जा रहे हैं, राशि के हिसाब से यह बहुत सुंदर संयोग है। पंडित दिवाकर जी, एक बात और आप समझाते हैं, अगर भुज के साथ आकाश की भी बात करें, गुम्बद की भी आप समझा सकें, नक्काशी के बारे में भी आप समझा सकें कि देखिए चाहे कोई कार्यालय हो, कोई सभागृह हो या फिर कोई परिसर हो, ये जो डिजाइन होती है इनका अगर आप महत्व समझा सकें तो। दिवाकर जी। हाँ, देखिए कोई भी कार्यालय है, कोई भी अगर हम प्रतिष्ठान है या कोई भी बड़ी संस्था है, जब उसका हम स्थापना करते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्तों का बड़ा महत्व होता है और उसमें अगर वैदिक मंत्रोच्चार कर लेते हैं, वास्तु देखा जाए, वास्तु के साथ साथ ग्रहों की स्थिति देखा जाए, जब यह इसकी नींव डाली जाए, उसके बाद जब इसका उद्घाटन हो या उसमें प्रवेश किया जाए या गृह प्रवेश की स्थिति बन जाती है, तो उस समय वैदिक मंत्रोच्चार किया जाए, शुभ स्थिति बने ग्रहों का, अगर इस सारी व्यवस्थाओं को संतुलित रूप से करते हुए आगे बढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर वह कीर्तिमान स्थापित करके रहेगा। और यह भारत में हिंदुत्व राष्ट्र के विकास के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए एक अखंडता की नई दिशा तय करेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी वास्तु कला की बात करेंगे तो अगर घर का वास्तु या किसी प्रतिष्ठान की वास्तु बिगड़ जाए तो उसका बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर वास्तु का सही समन्वय स्थापित किया गया है, समय का ध्यान दिया गया है और स्थितियां जैसे ग्रही स्थितियों का ध्यान दिया गया है, वैदिक मंत्रोच्चार सही तरीके से किया गया है, जैसा कि हुआ भी है, सही समय पर हुआ है, तो उसका बहुत सुपरिणाम प्राप्त होता है। वैदिक ग्रंथों में भी देखा हमेशा उल्लेख मिलता है, सामान्य ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि हम शुभ समय पर अगर कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसका परिणाम शुभ प्राप्त होता है। अच्छे राजयोग में शैलेश जी का मैं रुख करना चाहूंगा। शैलेश जी, हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में शब्दों का बहुत महत्व है, खासकर जब हम मंत्रोच्चार की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक एक अक्षर का महत्व है, हर शब्द की अपनी एक ध्वनि है, उसकी अपनी एक शक्ति है। और आज जिस तरीके से सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भारत के लिए मंगल कामना की है, शुभगान किया है, ये शब्द भारत की शक्ति में वृद्धि का संचार करेंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल अनंत जी, आपने ठीक कहा कि हर शब्द में ऊर्जा होती है और हर शब्दों का एक महत्व होता है। जैसा कि हमारे उद्घाटन के समय वैदिक ऋचा और विशेष रूप से ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया गया, शुक्ल यजुर्वेद के विशेष रुद्री पाठ किया गया। और चूंकि जो चोल राजा थे वह बहुत बड़े शैव समर्थक से शैव उपासक थे और उन्होंने ही राजदंड को विशेष रूप से संचालित किया था और वहां नंदीश्वर बैठे हुए हैं। यह सब सिद्ध कर रहा है कि आने वाले समय में भारत का यशगान और भारत की शक्ति संवर्धन निश्चित तौर पर पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु निश्चित तौर पर बनेगा। यह पार्लियामेंट जो है यह एक शक्ति का संचार है। यह पार्लियामेंट भारत का सभी जनता का मंदिर है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मंदिर ये भी बताएं कि जब ऐसा मौका इतना बड़ा था, मौका इतना खास है ये, तो आप इसके लिए जो हमारे अनुष्ठान है, जो हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों को, मतलब उस अनुष्ठान में क्या क्या विधि विधान शामिल होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऋचाओं का पाठ किया जाता है और कैसे उनको समाहित किया जाता है पूरे अनुष्ठान के अंदर? शुभारंभ तो देखिए ऋग्वेद के विशेष शीर्षोक्तम से होता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम श्वंदरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह ताम जात वेदो लक्ष्मी मनपागामिनीम यश्याम हिरण्यम विन्देहम गामश्व पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपभे श्रीमाम देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्राकारामत्राम ज्वलंती तृप्ताम तर्पयन्ती पद्मसिताम पदबणाम ताम श्रियम चंद्राम पूर्वाश्याम श्याम ज्वलंती श्रियम लोके देव जुष्टाम दारम ताम पद्मनिशम प्रपद लक्षिताम त्वाम विनोमि। इस प्रकार ऋग्वेद के शीर्षोक्त और पुरुषोक्त विशेष महामंत्रों के साथ साथ विशेष शुक्ल यजुर्वेद के विशेष
जो है रुद्री महामंत्रों के साथ साथ गणेश जी का जो है विशेष मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, और साथ ही साथ नवग्रह का ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी ग्रहों की शांति के मंत्रोच्चार के साथ पंच देवता का विशेष स्थापना और पूजन के साथ कलश स्थापना के साथ साथ पूरी तरह से 10 दिशा 10 दिक्पाल नवग्रह इन सभी पूजाओं आचार्य शैलेश जी, सभी देवी देवताओं एक बात और अगर आप समझा सकें कि पार्लियामेंट के जो मुख्य द्वार होते हैं, ज्ञान द्वार होता है, शक्ति द्वार होता है, कर्म द्वार होता है, इनको भी अगर आप समझा सके तो। देखिए, शरीर में 7 चक्र होता है और ज्ञान द्वार जो है वह आज्ञा चक्र, यह विशुद्ध आज्ञा चक्र है, यह ज्ञान चक्र होता है। और आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सर्वस्व पूरे शरीर को पार्लियामेंट के सामने, भारत माता के सामने समर्पित करके साष्टांग दंडवत किया, यानी 7 चक्र को भारत माता के सामने एक ऊर्जा का संवर्धन को समर्पित किया। देश का राजा जो होता है, देश का मुखिया जो होता है, उसी से देश का भविष्य भाग्य को तय किया जाता है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट के सामने 7 चक्र को समर्पित कर दिया, अपने पूरे शरीर को समर्पित करके साष्टांग दंडवत किया, यह निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म का एक सभ्यता, एक सम्मान है। और आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार ऋग वेद के और चारों वेदों के अलग अलग मंत्र और ऋचाओं के द्वारा हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और बाद में सभी 12 धर्मों को स्थान दिया गया, यह निश्चित तौर पर एक कदम हिंदू राष्ट्र की तरह बढ़ता हुआ कदम है। यह अपने आप पे बहुत ही शोभनीय है, यह अपने आप पे बहुत ही ऊर्जावान है। और मैं तो यह मानता हूं कि आज देवता भी जो है वह विशेष रूप से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि क्योंकि भारत सनातन राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरे विस्तार से व्याख्या करने के लिए उस धार्मिक अनुष्ठान की, उस विधि विधान की जो आज नई संसद के उद्घाटन के मौके पर किया गया और उसके महत्व को समझाने के बारे में भी। पंडित दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। शंखनाद पंडित जी कुछ कर रहे हैं। अच्छा शैलेश जी, जी शंखनाद कर लीजिए आप, उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से शंखनाद हमने सुना, उम्मीद करते हैं कि नया संसद भवन ऐसे ही जो शुभ पल हैं हमारे देश के लिए वो लेकर आए और हमारे देश के विकास की यात्रा में अहम भूमिका अपनी निभाए।